हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं जितेंद्र यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जित जीत की। आज की इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा क्लास 6 के लिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस सेक्शन के अंतर्गत आने वाला विषय है जल और जमीन पर रहने वाले पेड़ पौधे और जंतु, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल फ्लोरा एंड फौना एंड अडेप्टेशंस। और इस वीडियो में हम साथ ही 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में ही सीखेंगे जिनका उत्तर आपको देना है। चलिए, तो कोई समय ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत करेंगे अपने इस कॉन्सेप्ट के साथ। हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म्स है वो है जलचर। जलचर क्या होता है? जो प्राणी या जीव अपना पूरा या अधिकांश जीवन किसमें बिता देते हैं? नदी में, समुद्र में या तालाब में के अंदर बिताते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जलचर। उदाहरण के लिए मछली, कछुआ, व्हेल और मगरमच्छ। ठीक है। वहीं बात करें थलचर। थलचर कौन होते हैं? थलचर वो जीव या प्राणी हैं वे जो मुख्य रूप से जमीन पर चलते हैं, दौड़ते हैं, रेंगते हैं और सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए शेर, बाघ, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, ऊंट, हिरण, ये सब किसके उदाहरण हैं? आपके थलचर के। वहीं बात करें उभयचर। उभयचर क्या है? पानी और जमीन दोनों पर जीवन बिताने वाले कौन है? उभयचर। जन्म पानी में लार्वा या गलफड़ों के साथ होता है, बड़े होने पर फेफड़े या त्वचा से सांस लेने योग्य बनता है। वहीं उसके उदाहरण है आपका मेढक, टोड और सैलामेंडर। चलिए, उभयचर की बात करें। उभयचर कौन होते हैं? उभयचर वे प्राणी या जीव जो आकाश में चलने या विचरण करने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए जितने भी पक्षी हैं, बादल या उड़ने वाले कीट हैं, वे सब उभयचर की कैटेगरी में आते हैं। अब इनको थोड़ा उदाहरण से और समझते हैं। जैसे प्लांट की बात करें, प्लांट कौन से हैं? ये हैं आपके प्लांट्स। प्लांट्स में जैसे कि कमल, ये पानी में ही रहता है पूरा जीवन। वाटर लिली, जावा फर्न, हाइड्रीला, ट्रापा, आपने सुना होगा सिंघाड़ा, जो सिंघाड़े की बेल रहती है पानी में ही पड़ी रहती है किसी तालाब में, तो वो भी कैसा है? जलचर है प्लांट में। दूसरा मेनकई, जलकुंभी, जलकुंभी भी आपने बहुत सुनी होगी, देखी होगी। पिस्टिया, जावा मास, वाटर पॉपी, अजोला और आइसोइट्स। वहीं बात करें कुछ एनिमल्स जो जलचर में हैं, जैसे कि आपका कछुआ है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, व्हेल है, डॉल्फिन है, शार्क है, समुद्री शेर, पेंगुइन, समुद्री गाय। ये वो उदाहरण हैं, जितनी भी मछली हैं वो सब आपकी जलचर हैं। ठीक है। केकड़ा रहा, झींगा, ये सब आपके जलचर के उदाहरण हैं। वहीं बात करें थलचर। थलचर में जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स की बात करें हम, तो वो है कॉटन, धतूरा जो जमीन पे ही उगते रहते हैं, बासिल यानी तुलसी और गुलाब यानी रोज, जास्मिन, मोगरा, केला का पौधा, नीम, आम का पौधा, आम का पेड़, पीपल का पेड़, शीशम का पेड़, अमरूद का पेड़, नींबू घास, लेमन ट्री बोलते हैं इसे, लेमन ग्रास। तो ये सब थलचर के उदाहरण हैं। वहीं हम जीव की बात करें, कौन से जीव हैं? तो वो हैं टाइगर, शेर, चीता, जिराफ, भालू, लोमड़ी, जैगुआर, बारहसिंगा, पांडा, दरियाई घोड़ा, जेबरा, कंगारू, हाइना यानी लग्गड़ बग्गा बोलते हैं जिसे, एलिफेंट, हाथी, ऊदबिलाव, गोजन, बंदर और नेवला, चिंपैंजी और जंगली बिल्ली, ये सब उदाहरण हैं आपके थलचर के। चलिए, अब बात करते हैं उभयचर की। उभयचर यानी जिन्हें एम्फीबियंस बोला जाता है। इसका उदाहरण है जैसे कि आपका मेढक, फ्रॉग, टोड मेढक की ही प्रजाति है, स्लैमेंडर और एक केंचुए टाइप का ये है कैसिलियंस। ठीक है। दूसरा न्यूप्स। तो ये वो उदाहरण है जो एम्फीबियंस हैं। वहीं बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी की जो आपको एग्जाम से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको।
और ये याद भी रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में मिल ही जाएगा यहाँ से। तो ये है क्या, ये वो है राष्ट्रीय वृक्ष। जितने भी हमारे स्टेट हैं, प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में कौन से प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय वृक्ष है। तो सबसे पहले प्रदेश आता है आपका जैसे यूपी। यूपी का कौन है, यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष है आपका बरगद। ठीक है। वहीं एमपी की बात करें, एमपी का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आपका, महुआ। राजस्थान की बात करें, राजस्थान का है आपका खेजड़ी। और बिहार की बात करें, बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आपका, पीपल। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आपका, छत्तीसगढ़ का है आपका आम। क्या है, आम। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का क्या है, जामुन राष्ट्रीय वृक्ष। वहीं गुजरात की बात करें, गुजरात का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, गुजरात का है सागवान। और उड़ीसा, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का है आपका साल राष्ट्रीय वृक्ष। तमिलनाडु की बात करें, तमिलना तमिलनाडु का है आपका नारियल। क्या है, नारियल राष्ट्रीय वृक्ष। दिल्ली की, दिल्ली प्रदेश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है, दिल्ली का राष्ट्रीय वृक्ष है अशोक। कर्नाटक प्रदेश की बात करें, कर्नाटक का है आपका नीलगिरी। नील, जो नील का होता है पौधा वो। वहीं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है आपका देवदार। और पंजाब की बात करें, पंजाब प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है आपका गूलर। और उत्तराखंड, उत्तराखंड का राष्ट्रीय वृक्ष है आपका बुरांस। ये कुछ ऐसे राष्ट्रीय वृक्ष हैं जिन प्रदेशों के हैं, और ये आपको एग्जाम में कोई ना कोई एक प्रश्न मिल ही जाएगा, इसलिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपके लिए इस सेक्शन में लेके आए हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले में। तो यहाँ से अब शुरुआत होंगे जवाहर नवोदय परीक्षा कक्षा 6 के लिए 50 MCQ प्रश्न, जिनका उत्तर आपको बताना है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, जल और जमीन यानी स्थल दोनों पर रहने तथा जीवित रहने की क्षमता रखने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो बताइए, जल और जमीन दोनों पर रहने वाले को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है आपका ऑप्शन सी, ओवेचर, एम्फीबियंस। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, कैक्टस, नागफनी जैसे मरुस्थलीय पौधे पत्तियां काट जो कांटों का रूप ले लेती हैं, उन क्यों बदल जाती हैं। तो उसका जो आंसर है आपका क्या है, ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन, यानी पानी की हानि को कम करने के लिए, पानी का लॉस कम हो, तो इसलिए इनकी जो पत्तियां हैं वही पत्तियां किसका रूप ले लेती हैं, कांटों का रूप ले लेती हैं। ठीक है, ताकि पानी का लॉस कम हो, वेपोराइजेशन कम हो, क्योंकि वहां पे एक जलवायु रहती है गर्म, और गर्म जलवायु में पानी भाप बन के निकल जाता है, इसलिए पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं ताकि पानी अंदर ही रहता है कैक्टस के अंदर। चलिए प्रश्न नंबर 3, मछली पानी में सांस लेने के लिए किस अंग का उपयोग करती है। तो मछली किस अंग का प्रयोग करती है बताइए। यह आप जानते हैं गलफड़े, ऑप्शन बी, गिल्स, गिल्स का प्रयोग करती है मछली। चलिए प्रश्न नंबर 4, कमल, लोटस और जलकुंभी के पत्तों की सतह पर मोम जैसी चिकनी परत वैक्सी कोटिंग होती है, उसका होने का मुख्य कारण क्या है। कमल की पत्ती या जलकुंभी के पत्ते होते हैं थोड़े चिकने होते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है। उसका मुख्य कारण है आपका, पत्ते पानी में सड़ने से बचते हैं और तैरते रहते हैं। वही जो बैग्स है अगर पानी में रहते हैं तो कल को पानी में सड़ जाएंगे, इसलिए वही जो चिकनी परत है मोम जैसी, वो पत्तों को सड़ने से
बचाती है और साथ ही उनको तैरने में सहायता करती है। चलिए प्रश्न नंबर 5। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसके पैरों की क्या विशेषता होती है जो उसे रेत पर चलने में मदद करती है? तो बताइए क्या विशेषता होती है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन है आपका बी। पैर कैसे होते हैं? चौड़े और गद्दीदार होते हैं। ऊंट के पैर आपने देखे होंगे चौड़े और गद्दीदार होते हैं ताकि वो जैसी रेत पे चलें तो एक ज्यादा एरिया कवर करके चलें ताकि वो धंसे नहीं। और गद्देदार होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है, ये है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पानी में पूरी तरह डूबा हुआ रहता है? बताइए पूरी तरह डूबा हुआ रहता है। तो यह है आपका ए हाइड्रिला। हाइड्रिला एक ऐसा पौधा है जो पानी में पूरी तरह अंदर ही पनपता है। ठीक है, कोई भी हिस्सा इसका कुछ बाहर नहीं रहता है। ऑप्शन ए हाइड्रिला। प्रश्न नंबर 7। बतख डक यानी बतख के पैरों की उंगलियों के बीच झिल्ली पाई जाती है। यह किस कार्य में सहायक होती है? आपने बतख के पैर देखे होंगे तो उनके पैर जो हैं इस तरीके की, अगर जो झिल्ली सी रहती है वो झिल्ली किस काम उनको सहायक करती है, किस काम में? तो उनको जो सहायता करती है बतख को वो है पानी में चप्पू की तरह तैरने में। आपने देखा हो जब हम नाव रहते हैं तो नाव पे जैसे कोई अगर चलाता है तो उसका जो चप्पू रहता है वो इस तरीके से रहता है। सेम की सेम आप देख पा रहे हैं, तो ऐसे ही बतख के पैर रहते हैं तो वो चप्पू की तरह उनको तैरने में काम करते हैं। प्रश्न नंबर 8। ध्रुवीय भालू पोलर बियर को अत्यधिक बर्फीली ठंड से बचाने के लिए उसके शरीर पर क्या पाया जाता है? तो उसके शरीर पर क्या पाया जाता है? ये है आपका घने सफेद बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है जिससे उन जो ध्रुवीय भालू हैं उनको ठंड नहीं लगती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9। जलकुंभी वाटर हाइन के तने और पत्तों में डंठल स्पंज जैसे फूले हुए क्यों होते हैं? जलकुंभी के जो तने और पत्ते हैं वो डंठल स्पंज जैसे फूले हुए क्यों होते हैं, ये प्रश्न है। तो इसका आपका उत्तर है ए, ताकि उनमें हवा भरी रहे और वे पानी पर तैर सकें। चलिए प्रश्न नंबर है 10। मेढक जब पानी के अंदर होता है तो वह सांस लेने के लिए किसका उपयोग करता है? बताइए। मेढक जब पानी के अंदर रहता है तो वो सांस लेने के लिए अपनी नम और गीली त्वचा मॉइस्ट स्किन का प्रयोग करता है, जबकि मछली अपने गिल्स फेफड़े का प्रयोग करती है। मेढक अपनी स्किन यानी त्वचा का प्रयोग करता है। प्रश्न नंबर 11। दलदली और खारे पानी वाले तटीय क्षेत्रों में उगने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये आपका कहा जाता है मैंग्रोव वन्स, जो हमेशा दलदली जगह पे उगते हैं। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन है आपका सी। प्रश्न नंबर 12। मैंग्रोव पौधों जैसे राइजोफोरा सुंदरी में श्वसन जड़ें मिट्टी से बाहर हवा में क्यों निकल आती हैं? बताइए क्यों निकल आती हैं? उनकी जड़ें मिट्टी से बाहर क्यों निकल आती हैं? ताकि उनको हवा में ऑक्सीजन लेने के लिए पर्याप्त हवा मिले, ऑक्सीजन मिले, इसके लिए उनकी जड़ें बाहर निकल आती हैं। प्रश्न नंबर 33। व्हेल और डॉल्फिन जलीय जीव होने के बावजूद सांस लेने के लिए बार बार पानी की सतह पर क्यों आते हैं? क्योंकि उनमें गलफड़े नहीं होते हैं, व्हेल में और डॉल्फिन में। वे फेफड़ों से ही सांस लेते हैं और फेफड़ों से सांस लेते हैं तो इसलिए वो है थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा जैसे समुद्र में तो डॉल्फिन एक जंप लगाती है। ठीक है, तो वो यहाँ से उनके जो फेफड़े हैं उनसे सांस लेती है, सांस लेने के लिए बार बार बाहर निकलती है। ठीक है, डॉल्फिन और व्हेल। चलिए प्रश्न नंबर बात करें 14। यह है कैक्टस यानी नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण भोजन निर्माण यानी जो भोजन बनता है, नागफनी का जो पौधा है वो भोजन बनाता है। तो वो उस भोजन बनाने का मुख्य कार्य मुख्यतः कौन सा भाग करता है? यानी कौन सा भाग है जहां नागफनी कैक्टस के लिए
पौधे के लिए भोजन बनता है। तो ये है आपका हरा, मोटा और मांसल तना। क्या? नागफनी का जो पौधा है वो अपने तने में भोजन बनाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर बात करते हैं 15। प्रश्न नंबर 15 है आपका, मछली का शरीर धारा रेखी क्यों होता है? नाव के आकार का मछली का शरीर क्यों होता है, बताइए। तो ये है आपका ऑप्शन ए, पानी के घर्षण प्रतिरोध को कम करके तेजी से तैरने के लिए उनका होता है, इसलिए उनका शरीर कैसा होता है? धारा रेखी नाव के आकार का होता है, ताकि पानी का घर्षण कम हो और उन्हें तैरने में आसानी हो। चलिए प्रश्न नंबर 16, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले चीड़ और देवदार के वृक्षों का आकार शंकुनुमा क्यों होता है? ताकि बर्फ और बारिश का पानी आसानी से नीचे फिसल सके। आपने देखा होगा जितने भी पर्वतीय पेड़ हैं उनका जो आकार रहता है वो इस तरीके का रहता है। ठीक है, ये पर्वतीय पेड़ हैं, ये इनका आकार ऐसा रहता है शंकु, ताकि अगर बर्फ बरा गिरे तो वो नीचे फिसल जाए, उनके ऊपर ही जमा ना हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 क्या है? ऊंट अपने कुबड़ में किस पदार्थ का संचय यानी भंडारण करता है? तो बताइए, ऊंट किसका संचरण करता है, भंडारण करता है अपने कुबड़ में? तो ऊंट जो संचरण यानी भंडारण करता है वो करता है आपका वसा यानी चर्बी का। चलिए प्रश्न नंबर 18, गिरगिट द्वारा अपने आसपास के वातावरण के अनुसार रंग बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? रंग बदलने की क्षमता को कहा जाता है आपका छलावरण। यानी वह रंग बदलता है, अगर वह पेड़ पौधों के बीच में है, हरे रंग के बीच में, तो अपने आप को हरा बना देगा। अगर वह जमीन पे है तो अपने आप को जमीन के रंग का बना देगा, ब्राउन। तो ये उसका, ये कौन सी क्षमता है? उसका छलावरण। और इसको दूसरी भाषा में कहते हैं अनुकूल क्षमता, अनुकूलन। अपने आप को अनुकूल कर लेता है उसी हिसाब से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय पक्षी एक्वेटिक बर्ड है? जलीय पक्षी कौन सा है, बताइए। कौवा? नहीं, ये नभचर है, ज्यादातर आकाश में उड़ता है। और आपका ये है पेलिकन, हवासील। कबूतर नहीं, तोता भी नहीं है, पेलिकन। ये है पेलिकन पक्षी जो कि जलीय पक्षी है। जलीय पौधों यानी हाइड्रोफाइट्स की जड़ें स्थलीय पौधों की तुलना में कैसी होती हैं? जो पौधे जमीन पे उगते हैं, जमीन पे उगने वाले पौधों की जड़ें, ठीक है, जो जमीन पे उगते हैं उन पौधों की जड़ें कैसी होती हैं उनमें, और जो पानी में उगते हैं उनकी जड़ें, दोनों में अंतर कितना, कैसा रहता है? ये प्रश्न है आपका। तो कैसा रहता है ये? इनका जो है अत्यधिक विकसित और छोटी होती हैं। ये जो पानी में जड़ें रहती हैं ये कैसी होती हैं? छोटी होती हैं, लेकिन विकसित होती हैं। ये जड़ें होती हैं पानी की खोज में लंबी चली जाती हैं जमीन में। कैसे चली जाती हैं? जो जमीन पे पौधे उगते हैं उनकी जड़ें लंबी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पानी की खोज में वो गहराई तक जाती हैं। यहाँ पानी पहले ही मिल जाता है, इसलिए उनकी अत्यधिक विकसित और छोटी होती हैं। प्रश्न नंबर है आपका 21, पहाड़ी बकरियों और याक के खुर मजबूत और तीखे क्यों होते हैं? बताइए। ये है आपका खड़ी और पथरीली चट्टानों पर बिना फिसले चढ़ने के लिए उनके खुर मजबूत और तीखे होते हैं, ताकि वहां पे पहाड़ों पे क्या है, चट्टानें इस तरीके से खड़ी हैं, तो यहाँ पे इन पे चढ़ने के लिए उनके खुर थोड़े से पथरीली चट्टानों पर होते हैं, तो इसलिए तीखे से होते हैं। और जब कभी कोई पर्वतारोही भी पहाड़ी पर चढ़ता है तो वो भी अपना एक लोहे का हुक टाइप का यूज करता है, इसकी सहायता से ही चढ़ता है। तो ऐसे ही उनके खुर होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर है आपका 22, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अत्यधिक ठंड से बचने के लिए शीत निद्रा में चला जाता है? बताइए। शीत निद्रा में चला जाता है वो है
ध्रुवीय भालू या दूसरी बात मेंढक भी है एक, ये जमीन पे रहने वाला है और ये है पोल्स पे, जो बर्फीले उसमें रहता है। ठीक है, और मेंढक भी शीत निद्रा में अपने आप को जमीन में कर लेता है। यानी शीत निद्रा के लिए दो जीवों का उदाहरण है, ध्रुवी भालू और मेंढक। चलिए प्रश्न नंबर 23, कीट बच्ची पौधा घटपर्णी किस पोषक तत्व की कमी पूरी करने के लिए कीड़े खाता है? तो ये किस पोषक तत्व की कमी को पूरा करने, घटपर्णी पौधा आपने देखा होगा, जैसे एक पौधा है तो ये अपने आप को किस तरीके का होता है, ये इस तरीके का बनाता है ये। ठीक है, जैसे ही कोई कीट वगैरह यहाँ बैठता है तो जस्ट ये इसका ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है, ये है घटपर्णी पौधा। ये किस पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए, जो भी मक्खी या उनको खाता है, बताइए किस पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए? तो ये आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को खाता है। चलिए प्रश्न नंबर है 24, केंचुआ अर्थवॉर्म का श्वसन किस अंग द्वारा होता है? जो केंचुआ है वो किस अंग की सहायता से सांस लेता है? तो ये आपका नम त्वचा स्किन की सहायता से लेता है। प्रश्न नंबर 25, पेंगुइन पक्षी मुख्य रूप से किस प्रकार के आवास में पाया जाता है? तो पेंगुइन पक्षी है मुख्य रूप से वो अंटार्कटिका के बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 26, कछुआ की पीठ पर मौजूद कठोर आवरण शेल बोलते हैं जिसे, उसका मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य है आपका शत्रुओं और खतरों से सुरक्षा प्रदान करना। जैसे ही कोई शत्रु मिलता है तो अपने जो उसका जो कुबड़ है, आपने देखा होगा, ये कछुआ का अगर सिर है तो जैसे ही वो आता है तो ये उसके ऊपर जो कुबड़ सा रहता है, इस कुबड़ के अंदर अपने सिर को बचा लेता है। ठीक है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर है 27, मरुस्थलीय यानी रेगिस्तानी पौधों की जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक क्यों जाती हैं? बताइए क्यों जाती हैं? वह भूमिगत जल की खोज में, मैंने आपको बताया था कि जमीन पे जितनी भी जड़ें हैं पौधों की वो गहराई में जाती हैं, बड़ी होती हैं जब। ठीक है, कैसी गहराई तक जाती हैं, क्यों जाती हैं? पानी की खोज में। ठीक है, पानी की खोज में। चलिए प्रश्न नंबर है आपका 28, मगरमच्छ सांस लेने के लिए अपना कौन सा अंग पानी से बाहर निकालता है? तो मगरमच्छ सांस लेने के लिए अपना नाक जो के छिद्र हैं उनको बाहर निकालता है। ठीक है, प्रश्न नंबर है आपका 29, पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है? तो ये तो आपको पता होगा, इसका उत्तर है आपका रंध्र, स्ट्रोमेटा। स्टोमेटा बोला जाता है जो पत्तियों पे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र आपने देखे होंगे, इनको क्या बोला जाता है? छिद्र, स्टोमेटा, रंध्र, और इन्हीं की सहायता से पत्तियां सांस लेती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर है आपका 30, कमल के पौधों में रंध्र स्टोमेटा पत्ती के किस भाग पर स्थित होता है? तो किस भाग पर स्थित होता है? पत्ती की केवल ऊपरी सतह पर होता है। ठीक है, कमल के पौधे में जो रंध्र होते हैं वो केवल ऊपरी सतह पर होते हैं। वहीं प्रश्न नंबर 31, सांप जमीन पर चलते समय गति करने के लिए किस अंग का या संरचना का उपयोग करता है? तो ये आपका शरीर के शल्क और मांसपेशियों का प्रयोग करता है। जब कभी सांप चलता है तो वो जो शरीर के मांसपेशियां हैं उनका प्रयोग करता है, ये मांसपेशी है ना, इनका प्रयोग करता है चलने के लिए, रेंगने के लिए। चलिए प्रश्न नंबर है 32, रेगिस्तानी चूहा बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित कैसे रह पाता है? तो रेगिस्तानी चूहा कैसे जीवित रह पाता है? वह बीजों से नमी प्राप्त करता है और उसका मूत्र अत्यंत गाढ़ा होता है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा परजीवी का उदाहरण है जो कि अन्य पौधों से पोषण चूसता है? तो ये आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसका उत्तर है आपका अमरबेल।
ठीक है। क्या है? अमरवेल। अमरवेल की खासियत है ये, जैसे कोई अगर पेड़ है तो इस पेड़ पे पीली पीली जो पेड़ वो पड़ी पड़ी रहती है बेल टाइप की, वो अमरवेल का है और वो परजीवी है। जैसे जो मानव के बालों में क्या रहता है? जुआ, जू रहता है ना, वो जू परजीवी का उदाहरण है। ऐसे ही पेड़ पर एक जो बेल पड़ी रहती है अमरवेल, वो परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, वो उसी से खाना प्राप्त, इसी पेड़ से खाना प्राप्त करती है यह बेल। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर बात करते हैं 34 की। ध्रुवीय क्षेत्रों में पेंगुइन आपस में बहुत सटकर झुंड में क्यों खड़े रहते हैं? बताइए। क्योंकि ठंड से बचने और शरीर को गर्म रखने के लिए जितनी भी पेंगुइन है आपस में झुंड में खड़ी रहती हैं। प्रश्न नंबर 35। बरगद की शाखाओं से नीचे लटकने वाले विशेष जड़ों को क्या कहा जाता है? बताइए। इसको कहा जाता है स्तंभ जड़। क्या कहा जाता है? स्तंभ जड़, वो भी सहारा देने वाली जड़। बरगद के पेड़ भी, बरगद का जो पेड़ है उसकी जड़ें नीचे आ जाती हैं। जैसे ये बरगद का पेड़ है तो इसकी जड़ें नीचे आ जाती हैं जमीन तक, तो ये कहीं ना कहीं इस पेड़ को सहारा देती हैं, क्योंकि बरगद का पेड़ का आकार बहुत विशाल होता है, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए सहायक करती हैं उसकी जड़ें। प्रश्न नंबर है 36। निम्नलिखित में से किस जीव के कान बाहर दिखाई नहीं देते और वह जमीन के कंपन से ध्वनि महसूस करता है? तो यह आपका बी, सांप। सांप के कान कभी आपको दिखाई नहीं देते, वह केवल ध्वनि महसूस करता है। जो कंपन होता है ना, कंपन, उस कंपन की जो ध्वनि है उसी की सहायता से वह अपने आप को इधर उधर चलाने में समर्थ रहता है। प्रश्न नंबर है 37। जलकुंभी को बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा गया है? बताइए। जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जल में बहुत तेजी से फैलकर ऑक्सीजन सोख लेती है, ऑक्सीजन को खत्म करती है, जिससे मछलियां मर जाती हैं। इसलिए जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है पेड़ पौधों के लिए। चलिए, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? प्रश्न नंबर है आपका 38। जो उन्हें हवा में उड़ने में मदद करती हैं। बताइए। बहुत ठोस और भारी नहीं, खोखली और हल्की होती हैं। कैसी होती हैं? खोखली और हल्की होती हैं, ताकि उन पक्षियों को उड़ने में सहायता मिल सके। लोहे जैसी मजबूत नहीं होती हैं, मोटी ऐसी लचीली नहीं। कैसी होती हैं? खोखली और हल्की होती हैं, तभी पक्षी उड़ पाते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 39। रेगिस्तान के पौधे बबूल और खेजड़ी, बबूल और खेजड़ी की पत्तियां कैसी होती हैं? बताइए। बबूल और खिचड़ी की पत्तियां कैसी होती हैं? छोटी छोटी, ताकि बाष्पीकरण कम हो सके। छोटी छोटी पत्ती होती हैं। प्रश्न नंबर है आपका 40। घोंघा और सीप जैसे कोमल शरीर वाले जलीय जीव अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? अपनी सुरक्षा अपने कैल्शियम कार्बोनेट के सख्त खोल के अंदर छिपकर करते हैं। जो घोंघा या सीप होती है उनके अंदर ये इस तरीके का, ये जो रहती है सेल, उस सेल, वो सेल बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और इसके अंदर ही वो छुपकर अपनी सहायता या सुरक्षा करते हैं। प्रश्न नंबर है 41। पानी की सतह पर तैरने वाले सूक्ष्म पौधे और शैवालों को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म पौधे और शैवालों को क्या कहा जाता है? ये आपका उत्तर है आपका पादप प्लवक, यानी ये वो हैं जो तैरते हैं। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर है आपका 42। शेर और चीते जैसे शिकारी मांसाहारी जंतुओं की आंखें चेहरे पर किस ओर स्थित होती हैं? तो ये चेहरे पर किस ओर स्थित होती है? ये है चेहरे के बिल्कुल सामने। चलिए, प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। हिरण और खरगोश जैसे शाकाहारी जंतुओं की आंखें सिर के किनारों पर क्यों होती हैं? क्योंकि ताकि वे चारों दिशाओं यानी 360 डिग्री में खतरे को देख सकें। इनकी आंखें कहाँ होती हैं? सिर के किनारों पर। और जबकि इसका पहला पीछे वाला प्रश्न था, शेर और चीते की आंखें कहाँ होती हैं? बिल्कुल सामने, चेहरे के बिल्कुल सामने होती हैं। चलिए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की।
खेजड़ी का वृक्ष भारत के किस राज्य में बहुतायत से पाया जाता है और रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहलाता है? तो यहाँ आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। रेगिस्तान का जो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, जो अभी हमने शुरुआत में सीखा था, उसका राष्ट्रीय वृक्ष है आपका खेजड़ी। ठीक है, रेगिस्तान का, वो राजस्थान का। दूसरा, इस ये जो है कहाँ का है? रेगिस्तान का मतलब राजस्थान का, तो राजस्थानी इसका उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए करेक्ट। प्रश्न नंबर 45, चमगादड़ रात के अंधेरे में उड़ते समय अवरोधों और कीड़ों का पता कैसे लगाता है? चमगादड़ कैसे पता लगाता है रात को जब उड़ता है? तो वो लगाता है अपनी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों द्वारा। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो अपना भेजता है, फिर वापस जब रिटर्न आती हैं, जैसे ये अगर चमगादड़ है तो जैसे ये कोई दीवार है, जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव भेजेगा और जैसे वो टकरा के वापस आएंगे उतनी देर में वो समझ जाएगा कि आगे कितनी दूरी पे कोई दीवार या कोई अवरोध है। ठीक है, कौन सी वेव यूज करता है वो? अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य ध्वनि तरंग। चलिए प्रश्न नंबर 46, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की मुख्य विशेषता क्या होती है? बताइए, पेड़ों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो ये आपको पत्तियां साल भर नहीं गिरती और घनी छतरी बनती हैं। उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं उनमें पत्तियां साल भर नहीं रहती हैं, क्योंकि वहां वर्षा होती रहती है इसलिए, और वो घनी छतरी बना लेती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 47, तितली और मधुमक्खी जैसे कीट फूलों पर क्यों मंडराते हैं? क्यों मंडराते हैं? तो इसका ऑप्शन है ए, मकरंद चूसने, यानी जो उनका रस है उनका रस चूसने के लिए, और पॉलिनेशन में सहायता करने के लिए, कि उनका बीज, अगर एक पेड़ है ये फूल का पेड़ है, तो अगर मक्खी यहाँ बैठ गई तो यहाँ से जब उड़ेगी दूसरी जगह पे, तो इनके जब पैरों के पास वो चिपक जाते हैं इनके बीज। ठीक है, जैसे ही ये दूसरे जाते हैं तो यहाँ पे भी अपने बीज फैला देते हैं, यानी ये पौधा यहाँ पे भी उगने की संभावना होती है। तो इनका जो बीज फैलाने के काम में भी आते हैं, और मक्खियों का अपना काम हो जाता है, अपना क्या, मकरंद, यानी जो जो मकरंद नेक्टर चूसने के लिए आती हैं। ठीक है, शहद बोल सकते हैं आप, फूलों का रस। चलिए प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जल में तैरने और जमीन पर रेंगने चलने दोनों में सक्षम है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, मगरमच्छ। चलिए प्रश्न नंबर 49, पहाड़ी याक के शरीर पर लंबे और घने बाल क्यों होते हैं? लंबे और घने बाल क्यों होते हैं? ताकि अत्यधिक ठंड और बर्फीली हवाओं से शरीर को गर्म रखने के लिए। प्रश्न नंबर है आपका 50, पर्यावरण में किस जीव के अपने आवास में जीवित रहने और पनपने के लिए हुए शारीरिक बदलाव को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन बी, अनुकूलन। पर्यावरण में अनुकूलन अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। इसका शब्द का मतलब ये है कि जो भी जीव है वो अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। अगर बर्फीली ठंडी हवा में रहता है, बर्फीली जगह में, तो उसका शरीर बर्फीले ऐसा होगा कि वो बर्फ के यानी ठंडे वातावरण को सहन कर पाए। ऐसे ही जो भी जीव गर्म जलवायु में रहते हैं तो उनका शरीर इस तरीके का होता है कि वो अपने शरीर को उनके साथ अडेप्ट कर पाए। ठीक है, आप उनके शरीर का उस वायुमंडल के साथ सहन कर पाए। इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुकूलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में तो अपने 50 प्रश्न यहीं तक थे। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आज आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और साथ ही आप कोई टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ। जिद जीत की। धन्यवाद।